बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफ और अबरत के समंदर में गोताजान खुद गर्जी का लबादा ओढ़े खूनी कहानी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। वो पीछे देखे बिना मुसलसल भाग रहा था। इसकी टांगे शल हो रही थी, लेकिन फिर भी जिंदा रहने की खातिर वो भाग रहा था। इसे अच्छी तरह से मालूम था कि अगर वो रुक गया तो मौत इस पर हैवी हो जाएगी। वो बिजली की तेजी से दौड़ रहा था। गुप्त अंधेरा होने के बावजूद इसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे 14 तबकों में इसकी आंखें देखने की जसारत रखने लगी थी, या फिर शायद ये सब कुछ इसलिए था कि इसे जिंदा रहना था। वो जानता था कि अगर वो एक पल के लिए भी रुक गया तो दोबारा दौड़ नहीं पाएगा। वो ना चाहते हुए भी अपनी तमाम तर हिम्मत लगा के दौड़ रहा था। इसके पीछे मुसलसल कहके लगाने की बुलंद व बालाबाज गश्त गूंज रही थी। यूं लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग इसके पीछे लगे हों। मंजिल करीब थी। कुछ ही फासले पर इसे मेन रोड दिखाई दे रहा था, जिस पर खासी तादाद में ट्रैफिक आ जा रही थी। वो किसी तरह इस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहता था। ऐन उस वक्त जब वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर कदम निकालने ही वाला था कि एक दरख्त की बुलंद व बाला शाख झूलती हुई नीचे आई और इसे मजबूती से जकड़ती हुई फिजा में मुअल्लक हो गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ था कि इसे समझने की फुर्सत भी ना मिली थी। कब्रिस्तान की खामोशी ज़दा फिजा में खुशी और फतह के कहके बुलंद होने लगे थे। यूं लग रहा था कि जैसे शहर खामोशा के बासी इसकी बेचारगी और बेबसी पर कहके हाँक रहे हों। मुसलसल दौड़ते रहने की वजह से इसकी सांसें काफी तेज चल रही थी। इसने हालात को समझने के लिए फिर वक्त अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कैफियत पर काबू पाने की नामुमकिन सी कोशिश करने लगा। तभी इस दरख्त की शाख ने इसे उछालकर दूसरे दरख्त की तरफ फेंका और दूसरे दरख्त की शाख ने इसे फिर फौर पकड़ लिया और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। एक दरख्त की शाख दूसरे की तरफ इसे उछाल रही थी। फुटबॉल की मांद दरख्त इससे खेल रहे थे और वो मुसलसल चीखों पुकार कर रहा था। इतनी देर दौड़ने की वजह से वो बामुश्किल अपनी मंजिल के करीब पहुंचा था, लेकिन दरख्तों ने इसे उछालते उछालते वापस पहुंचा दिया था। तभी आखिरी दरख्त की शाख ने इसे झुककर नीचे जमीन पर फेंक दिया। ये वही जगह थी जहां से इसने भागना शुरू किया था। थोड़ी देर तक तो वो आंखें बंद किए पड़ा रहा। फिर जब इसने धीरे धीरे आंखें खोली तो अगला मंजर देखकर इसके पैरों तले से जमीन सरक गई। नवंबर पहले की निस्बत ठंडा साबित हुआ था। सितंबर के आखिरी दिनों में कमरों में घुसना पड़ गया था और फिर नवंबर ने तो सोने पे सुहागा कर दिया था। नवंबर के अगले दिनों में बारिशें शुरू हो गई थी। बारिशों की वजह से ठंड काफी पड़ गई थी। कमरों में घुसने के साथ साथ लोगों को हीटर ऑन करने पड़े थे। जिनके यहाँ हीटर की सहूलत नहीं थी वो कमरों में आग जलाकर गुजारा करते थे। आज नवंबर की 13 तारीख थी। सुबह से काफी ठंड पड़ रही थी। अमीर घरों में अनगिनत पकवान पक रहे थे, जबकि गरीब लोग दुआ गो थे कि मौसम करवट बदले और वो काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकले। लेकिन मौसम इतना ठंडा हो चुका था कि कपकपी से पसलियां टूटने का खदशा होने लगा था। दिन तो दरकनार, जब शाम के साए अपने पर फैलाने लगे तो मौसम में ठंडक मजीद बढ़ने लगी। नवाब सेहराब खान अपनी हवेली में अंगीठी के सामने बैठे किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। जब इनकी अहलिया ने आकर इनके कंधे पर हाथ रखा तो इन्होंने चौंक कर अपनी अहलिया की तरफ देखा। क्या बात है जी? अहलिया ने इनसे पूछा। आज आपने पूरा दिन अंगीठी के सामने बैठकर बिता दिया है। सुबह से मैं देख रही हूँ कि आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी पूछ रहे थे कि अब्बू आज इतने उदास क्यों हैं? नवाब सेहराब खान ने अपनी बीवी की तरफ देखा तो इनकी आंखों में आए आंसू बीवी से छुप ना सके। आप रो रहे हैं क्या? क्या तुम्हें मालूम है आज क्या तारीख है? नवाब सेहराब खान ने सवालिया निगाहों से अहलिया को देखते हुए कहा। 13 नवंबर। अहलिया ने मुझसे जवाब दिया। आज हमारी बेटी को हमसे जुदा हुए 1 साल बीत गया है। नवाब सेहराब खान गोया हुए। आप इसे लेकर इतना क्यों परेशान है? अहलिया ने इनकी डहार से बंधाने के लिए कहा, ये जानते हुए भी कि वो आपकी इज्जत पर मट्टी उछालकर अपने किसी आशना के साथ 9-2-11 हो गई थी।
और आज तक इसने पलटकर नहीं देखा। अहलिया की बात में दम जरूर था, लेकिन हकीकत ये थी कि आज बेटी का सुनकर इसका दिल भी किरची किरची होकर रह गया था। इसे वो वक्त याद आ गया था जब इसकी जवान बेटी की मैयत इसके घर पहुंची थी। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी बच्ची ने ऐसी कोई हरकत की होगी। जरूर इसके साथ कोई मसला पेश आया होगा। नवाब सेहराब खान ने पूछा, आप क्यों ऐसी बातें पूछते हैं? हकीकत से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अहलिया ने इनका जवाब दिया, ये हकीकत नहीं है। नवाब सेहराब खान ने पुरयकीन अंदाज में कहा, वो बहुत जिद्दी थी। इनकी अहलिया ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, किसी की बात मानना इसे ग्वारा ही कहाँ थी। सबकी नाक में इसने दम कर रखा था। वो रातों रात मशहूर होने के सपने देखा करती थी, लेकिन खुली आंखों से देखे सपने इतनी जल्दी पूरे कहाँ होते हैं। मैं इसे बहुत समझाती थी कि ये सब कुछ फजूल काम है, लेकिन मजाल है कि इसके कानों पर जूं तक रेंग जाती। थोड़ी देर पास खड़े रहकर बिल आखिर इनकी अहलिया बड़े बड़े डाक बत्ती इनके कमरे से बाहर निकल गई। मेरी प्यारी बेटी, आज भी मेरा दिल इस बात को मानने से इनकारी है। मैं जानता हूँ कि जरूर कुछ और बात होगी। यकीनन मुझसे कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन मैं इस हकीकत को कैसे समझ और जान सकूंगा? नवाब सेहराब खान ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए फ्रेम पर लगी हुई तस्वीर को देखते हुए कहा, तुम एक अदीब थी। जिद नाम की तो कोई चीज भी तुम्हारे अंदर न थी। तुम बहुत ही हौसले और हिम्मत वाली लड़की थी। अपने गम व गुस्से को लफ्जों का जामा पहनाकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेती थी। मैं कैसे मान लूं कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है? मैं तुम्हारी कमी को हमेशा बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ। आज तुम्हें मुझसे बिछड़े पूरा 1 बरस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। ना जाने कैसे लोग अपने हाथों से अपनों को दफनाने के बाद भूल जाते हैं। नवाब सेहराब खान तस्वीर को तकते हुए बोले जा रहे थे, तभी इन्होंने एक अजीब ही मंजर देखा, जिसे देखते ही इनकी जुबान जैसे बंद सी होकर रह गई। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब कुछ तुम कैसे लिख लेती हो? सवाल किया गया। जवाबन सीरत ने फीकी मुस्कुराहट के साथ अपने कजन जबार को देखा। पता नहीं कैसे इसने इसे जवाब दिया। ये कैसा जवाब है? जबार ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा, यही जवाब है। डटाई से इसे बताया गया। लगता है तुम्हें मेरा सवाल करना अच्छा नहीं लगता। जबार ने इसके चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए पूछा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सीरत ने जवाब दिया। इस वक्त वो जबार के साथ इसकी गाड़ी में बैठी जूस पी रही थी और रोड के साथ ही इन्होंने गाड़ी को खड़ा करके सामने दुकान से 2 जूस लिए थे। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। कलम की स्याही कागज पर फैलाना सबको आता है, लेकिन कलम के आंसुओं को हकीकी जामा पहनाना सबके बस का रोग नहीं होता। सीरत ने जबार की तरफ खोई हुई निगाहों से देखते हुए कहा, कलम के आंसू, या तुम अदीब हजरात भी क्या अजीब होते हो। ना जाने इतने अल्फाज कहाँ से हासिल कर लेते हो। जबार कहका मारकर हंसते हुए बोला, हालात से। सीरत ने जवाब दिया। तो जबार ने गौर से सीरत को देखा तो इसकी आंखों में इसे बहुत से सवाल तैरते हुए दिखाई दिए। क्या तुम इस वाक़े को फरामोश नहीं कर सकती? वो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, वो मेरी अच्छी दोस्त भी थी। मेरी माँ मुझे हमेशा दोस्तों की तरह समझाया करती थी। यही वजह थी कि मैं इनसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करती थी। पापा भी मुझसे काफी फ्रैंक थे, लेकिन वो मामा की तरह नहीं थे। जबार, मेरी माँ मुझे बहुत याद आती है। दिल करता है कि मैं भी इनके पास चली जाऊं। बात मुकम्मल करने तक सीरत की आंखें छलक पड़ी थी। जबार को शर्मिंदगी हुई कि इसे सीरत को खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरी मामा मेरे साथ ऐसे घूमती थी कि लोग इन्हें हकीकत में मेरी फ्रेंड समझते थे, लेकिन इस मनहूस घर में कदम रखते ही हमारी खुशियां यके बाद दिगरे करके आंगन से रुखसत हो गई थी। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। ये मेरी माँ की कातिल है। मेरे पापा को उस चुड़ैल ने अपने इशारों पर चलाना शुरू कर दिया है। पापा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो इसकी बातों को बहुत अहमियत देते हैं। जबार, वो सिर्फ हमारी जायदाद की भूखी है, वो मुझे और पापा को भी मार देगी। सीरत रोते हुए इससे बता रही थी। जबार ने सीरत को सीने से लगा लिया था। वो सब कुछ जानते हुए भी लाचार था। वो क्या कर सकता था?
सीरत के घर के मामलात में बोलने का इसका कोई हक भी तो नहीं बनता था। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जबार ने इसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, वो तुम्हें भी मार डालेगी। सीरत ने रोते हुए कहा, सीरत हिम्मत करो प्लीज। जबार ने इसे खुद से चिपकाते हुए कहा, लेकिन इसका अंदर का गुबार कैसे दूर सकता था। जबार के सीने से लगकर कितनी ही देर तक वो रोती रही थी और जबार इसे मुसलसल हौसला देता रहा था। इसे अपनी कुव्वत बेनाई पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके सामने एक अजीबो गरीब मंजर था। इसे अच्छी तरह से याद था कि दरख्तों की शाखों ने इसे उछालकर कब्रिस्तान के ऐन वस्त उस जगह ला फेंका था जहां कुछ अरसा कबल इसने दोस्तों के साथ मिलकर एक दोस्त की सुतेली बहन को गड़ा खोदकर दबा दिया था। वो जानता था कि इसका सिर्फ कसूर ये था कि वो उसकी सुतेली बहन थी, लेकिन वो नहायती शरीफ और इज्जतदार लड़की थी। वक्त आखिर तक वो इनसे अपनी जिंदगी और इज्जत की भीख मांगती रही थी, मगर जब भाई को इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते वक्त एहसास नहीं हुआ था तो भला दोस्तों को क्या खाक होना था। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। हर तरफ यूं रोशनी फैली हुई थी जैसे दिन निकल आया हो। ये एक वसी व अरीज मैदान था जहां दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी के फूटने की भी कोई सिमत दिखाई ना दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे चारों सिमतों से आसमान की वस्तुओं और जमीन की गहराइयों से हर जगह से रोशनी फूट फूट कर निकल रही हो। तभी यकलख्त मौसम में इंतहा की गर्मी फैलने लगी। इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। इसे यूं लगने लगा जैसे गर्मी की शिद्दत से इसका शरीर पिघलकर पानी पानी हो जाएगा। प्यास की शिद्दत इसे महसूस होने लगी थी। तभी इसकी निगाह दूर, बहुत दूर किसी जगह पर जा ठहरी। वो लड़की कौन थी जो सर पर बड़ा सा मिट्टी का घड़ा जैसा बर्तन उठाए चली जा रही थी? वो बेशक बहुत दूर थी, लेकिन इसे वाज़िह तौर पर दिखाई दे रही थी। उस लड़की ने रेगिस्तानी लड़कियों जैसा लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। यही नहीं, इसने चेहरे पर नकाब किया हुआ था, लेकिन इतनी दूर से भी इसे यूं लग रहा था जैसे उस लड़की का चेहरा इसे वाज़िह तौर पर दिखाई दे रहा हो। इसका नाम सगीर था। वो BSc पार्ट 2 का स्टूडेंट था। इसका शुमार इंतहाई तेज तरीन और लायक स्टूडेंट में होता था। यही नहीं, वो शक्लो सूरत से भी काफी प्यारा था। यही वजह थी कि कितनी ही अल्लड़ मुटियारे इसके आस पास भटकती दिखाई देती थी। ज़ाहरी तौर पर वो इन्हें लिफ्ट तक नहीं देता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसके गंदे जहन में इनके लिए अजीब अजीब और नहायती घटिया प्लान बनते थे। यही वजह थी कि कितनी ही मासूम और अनजान लड़कियां इसके हाथों से अपनी अस्मतदारी करवा चुकी थी। इसे शदीद प्यास का एहसास होने लगा। तभी इसने बिना सोचे समझे उस लड़की की तरफ तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ रहा था। इसकी सांसें तेजी से चल रही थी। गिरते पड़ते वो बिल आखिर उस लड़की के करीब पहुंचकर रुक गया। लड़की इससे बेखबर आगे आगे चल रही थी। सुनो प्लीज, मुझे पानी पिला दो। इसने बामुश्किल तमाम अपनी बात मुकम्मल की। लड़की इसकी बात सुनकर रुक गई, लेकिन इसने मुड़कर पीछे न देखा। मुझे पानी चाहिए प्लीज, वो दोबारा इल्तिजा अंदाज में तकरीबन चीखा। लड़की ने इसकी तरफ देखे बगैर सर से घड़ा नुमा इस बर्तन को उतारा। वो बर्तन घड़े के जैसे था, लेकिन घड़ा नहीं था। वो गुलाई की बजाय लंबूतरी शक्ल का था और एक घड़े से तकरीबन 2 गुना बड़ा और चौड़ा भी था। सगीर को हैरानगी भी हुई कि एक नौजवान लड़की ने पानी से भरे इतने बड़े बर्तन को इतनी आसानी से सर पर कैसे उठाया हुआ है। लेकिन खैर, इसे पानी से गरज थी। वो जल्दी से इसके सामने जाकर बैठ गया और हाथों को मिलाकर इस तरह मुंह से लगाया कि इस बर्तन से निकलने वाला पानी सीधा इसके मुंह में जाए। लड़की ने इस बर्तन को थोड़ा उल्टाया तो पानी तेजी से गिरने लगा। सगीर ने तेजी से बड़े बड़े घूंट पीने शुरू कर दिए, लेकिन अभी इसने 2-3 घूंट ही भरे होंगे कि वो खांसता हुआ यकदम पीछे हटा। वो जान चुका था कि इसने पानी नहीं बल्कि कोई गर्म और गाढ़ा स्याल मादा पिया है।
जिस की वजह से इसे अब काइयां शुरू हो गई थी। जब इसने इस बर्तन की तरफ देखा तो इसमें से पानी की बजाय खून गिर रहा था। तभी इसकी निगाह लड़की के चेहरे पर पड़ी तो खौफ से इसके पैरों तले से जमीन सरक गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे इन्होंने अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से मार दिया था। इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे अटक कर रह गया। खौफ से इसके हाथ पैर फूल रहे थे। इस बर्तन से खून यूं तेजी से निकल रहा था जैसे किसी ट्यूबवेल से पानी निकलता है। वो खून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। खून तेजी से इधर उधर फैलना शुरू हो गया था। उस लड़की ने जोर जोर से कहके लगाने शुरू कर दिए। अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर से सगीर अपनी तमाम तर हिम्मत यकजा करके जिस तरफ मुंह लगा था उस तरफ दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो एक जगह चकरा कर गिरा। तभी इसने उठकर भागना चाहा तो इससे यूं लगा जैसे किसी ने इसके पैरों में आहनी जंजीरें डाल दी हो। तभी इसका जिस्म वापस खींचने लगा। वो खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था लेकिन सब कुछ बेसुध था। पलक झपकते में वो उसी जगह पहुंच गया जहां लड़की से इसने पानी मांगा था। उस लड़की ने अभी तक इस बर्तन को इसी तरह पकड़ा हुआ था। खून तेजी से बह रहा था। इसका पूरा शरीर खून में लथपथ हो गया था। हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे खून का सैलाब आ गया हो। वो उठकर भागने की कोशिश करता तो फिसल कर फौरन उस खून के सैलाब में जा गिरता। बेवकूफ भाग क्यों रही हो? लड़की ने खा जाने वाली निगाहों से इसे घूरते हुए पूछा। इतनी दूर से तुम भागते हुए यहाँ तक आए और मुझसे पानी मांगा। अब पियो इसे वरना जान से मार डालूंगी। प्लीज मुझ पर रहम करो। बस इतनी जल्दी हार मान गए? लड़की ने इसे हैरत से देखते हुए कहा। मर्द तो कभी हार मानता ही नहीं। कैसे मर्द हो जो इतनी जल्दी हार मान गए? उस वक्त तो काफी मर्दानगी दिखा रहे थे। बस निकल गई सारी मर्दानगी। मुझसे गलती हो गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सगीर ने एक बार फिर इल्तिजा की। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी सजा भुगतना लाजम होता है। लड़की ने कहर आलूदा निगाहों से घूरते हुए हाथ में पकड़े हुए बर्तन को जोर से जमीन पर दे मारा। दूसरे ही लम्हे जैसे जमीन के अंदर से लावा उबल पड़ा हो। जमीन पर फैला लहू तेजी से गर्म होने लगा। यूं लग रहा था जैसे जमीन के नीचे दोजख की आग जला दी गई हो। सगीर तड़प कर रह गया। इसने बामुश्किल तमाम भागना शुरू कर दिया। हर दूसरे या तीसरे कदम पर वो मुंह के बल जा गिरता और इसके हलक से चीख बुलंद होती। वो लड़की खा जाने वाली निगाहों से इसे घूरे जा रही थी। इसकी हालत पर इसे कतन रंज नहीं हो रहा था बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे इसे तस्कीन मिल रही हो। लहू आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा गर्म होने लग गया था। सगीर की फलक शिगाब चीखें दूर दूर तक फैल रही थी। कोई सुनने वाला नहीं था। वो बार बार मुड़कर लड़की से जिंदगी की भीख मांग रहा था। तभी लहू से बुलबुले से उठने शुरू हो गए। सगीर ने खुद को बचाने की लाख कोशिश की लेकिन फिर भी धड़म से लहू के सैलाब में जा गिरा और इसकी चीखें तक दब के रह गई। नवाब सेहराब खान को यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने जो कुछ देखा है वो इनकी नजरों का धोखा है या फिर एक वाजिया और सच्ची हकीकत है। इनकी बेटी की तस्वीर में यूं लग रहा था जैसे आंखें चिपकाई गई हों। नवाब सेहराब खान ने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसला और दोबारा इस तस्वीर की तरफ बगौर देखा। एक बार फिर वैसा ही मंजर इनकी निगाहों के सामने था। इस बार इस मंजर में इजाफा हुआ और उस तस्वीर के लबों में जुम्बश पैदा हुई। आप सही कहते हैं पापा। एक अदीब कभी भी जल्दबाज और अनापरस्त नहीं हो सकता। इनकी समाज से सरगोशी टकराई। ये आवाज भला वो कैसे फरामोश कर सकते थे? ये आवाज इनकी चहेती शहजादी की थी जिसे गुजरे बेशक पूरा एक वर्ष बीत चुका था लेकिन इसकी याद आज भी इनके दिल में जिंदा थी। तुम कहाँ हो मेरी बच्ची? नवाब सेहराब खान ने तड़प कर इधर उधर देखा और व्हील चेयर से उठ खड़े हुए। तस्वीर में दोबारा सरगोशी हुई। नवाब सेहराब खान ने फौरन मुड़कर तस्वीर की जानब देखा और धीरे धीरे चलते हुए तस्वीर के पास जा पहुँचे। ये सब क्या है?
नवाब सेहराब खान ने पहली बार तस्वीर के पास पहुंचकर सरगोशी के अंदाज में पूछा, अपनी जगह पर बैठ जाइए और इस तस्वीर में देखना शुरू कर दीजिए। तस्वीर के लब हिले और एक बार फिर इनकी समात से आवाज टकराई, सब कुछ आपके सामने जाहिर हो जाएगा। आज मेरे इंतकाम का दिन है। एक खबीस को सजा मिल चुकी है, 3 बाकी बच गए हैं। अब इनकी बारी है। जब तक आप यहाँ सब कुछ देखेंगे तब तक मेरा इंतकाम अपने अंजाम को पहुंच चुका होगा। इसके बाद हिलते लब यकदम साख्त हो गए। नवाब सेहराब खान ने हैरत के समंदर में गर्क सब कुछ देख और सुन रहे थे। हुक्म की तकमील करते हुए मुड़कर वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ के और इनकी निगाहें मतवातर इसी तस्वीर पर मरकूज रही। तभी इन्होंने देखा कि सामने लगे फ्रेम में तस्वीर ने रंग बदलना शुरू कर दिया। यूं लग रहा था जैसे इस तस्वीर में पानी का सैलाब शुरू हो गया था। तभी कुछ मंजर इस पर अया होना शुरू हो गए और इसके बाद एक फिल्म शुरू हो गई जिसका एक एक मंजर नवाब सेहराब खान को हैरत के समंदर में गोताजन करने के लिए काफी था। सीरत और इसकी सहेली दोनों स्कूल से रोजाना पैदल घर आया करती थी। इनके स्कूल से घर का फासला कुछ ज्यादा न था। आहिस्ता आहिस्ता बातें करती वो 10 से 15 मिनट में घर पहुंच जाया करती थी। स्कूल से थोड़ा आगे आके कच्चा रास्ता शुरू हो जाता था। उस कच्चे रास्ते के दोनों अतराफ लहलहाते खेत थे। इसी रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर एक पुराना दरख्त था जिसके नीचे एक दरवेश हर वक्त पड़ा रहता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान था। कुछ इसकी हालत देखकर इससे शदीद नफरत भी करते थे क्योंकि इसकी हालत देखकर लगता था जैसे वो सदियों से ना नहाया हो। लेकिन कुछ दिन पहले होने वाले वाक़े ने सबको इस दरवेश की तरफ मुतवज्जा किया था। हुआ यूं कि सीरत के गांव का एक आदमी जो कि अब इसके वालिद की उम्र का हो चुका था, इसकी शादी को 20 वर्ष बीतने वाले थे। इनके औलाद न थी। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी शहर से वापसी पर उस जगह से गुजर रहे थे तो उस दरवेश ने इन्हें हाथ के इशारे से रोककर अपने पास बुलाया। दोनों ने पहले थोड़ी परेशानी ली लेकिन उस शख्स की बीवी ने खावंद को तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, इसकी बात हमें मान लेनी चाहिए, मुमकिन है वो किसी परेशानी में मुब्तला हो। जब दोनों इसके पास पहुंचे तो उस दरवेश ने इन्हें अपने सामने बैठने को कहा। उस वक्त दरवेश आलती पालती मारे दोनों हाथों से मट्टी छानने में मसरूफ था। क्या तुम्हें औलाद नहीं चाहिए? इस दरवेश ने मुतवातर अपना काम जारी रखते हुए कहा तो दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस शख्स की अहलिया ने नागवारी से कहा, तुम्हारी किस्मत में एक साथ 3 बेटे और 3 ही बेटियां लिखी हैं, लेकिन तुम लोग अपना हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? दरवेश ने मुतवातर अपना काम जारी रखते हुए कहा, ये गलत कह रहा है। पहली बार इस औरत के खावंद ने कहा, ये हमें लालच देकर हमसे कुछ बटोरना चाहता है। ऐसे बहरूपियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इस शख्स ने जैसे ही अपनी बात मुकम्मल की, दरवेश ने पहली बार इसे हैरत से देखा। गलत ख्याल जहन में मत लाओ, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? क्या मैं तुम्हारे पैसे की खातिर बात कर रहा हूँ? मुझे पैसे की कोई तलब नहीं है। इस औरत के खावंद को शर्मिंदगी महसूस हुई कि इसे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी, लिहाजा वो चुप कर गया। हमें जहाँ किसी ने मशवरा दिया हम वहाँ गए, लेकिन हमें कोई अफाका नहीं हुआ। हालात की नज़ाकत को बांटते हुए उस औरत ने अपने खावंद की सैर लेते हुए कहा, बस इस वजह से हम काफी नाउम्मीद से हो गए, नहीं तो हमारे खावंद कभी किसी के साथ ऐसी जुबान में बात नहीं करते। जिस घर में तुम लोग रहैश पजीर हो, इसके एक कमरे से अपना सामान निकाल लो। दरवेश ने इन्हें मशवरा दिया। दरवेश ने जैसे इसकी बात सुनी ही ना हो, इसने मतवातर मट्टी छानते हुए कहा तो दोनों ने हैरत से पहले इसे और फिर एक दूसरे को तका। बहुत पहले ये जगह एक गरीब घराने की थी। इनका सिर्फ एक ही बेटा था। उस वक्त इस घर में सिर्फ एक कमरा था और उसकी 4 दीवारी नहीं थी। चनाचा वो बेटा इनका अकलौता और बहुत प्यारा था।
इसलिए इन्होंने इसे वहीं दफन कर दिया था। फिर यके बाद दिगरे जब वो दोनों वफात पा गए तो इन्हें भी वहीं दफन किया गया जहां अब तुम लोगों ने दूसरा कमरा बनाया हुआ है। वक्त के साथ इनकी कब्रें जमीन की तह के साथ मिल गई और फिर एक लंबे अरसे के बाद वो मकान तुम लोगों तक बिकता हुआ आया है। इस कमरे की खुदाई करवा के इन कब्रों की निशानदाही करो, फिर उन कब्रों को अच्छी तरह से बनाकर इस कमरे में आना जाना बंद कर दो। इस कमरे में जब वक्त मिले अल्लाह का कलाम पढ़ा करो, क्योंकि तुम इस बात से गाफिल थे। और इस कमरे में आमदो रफ्त का सिलसिला जारी था। नीचे इनकी कब्रें हैं, इसलिए तुम इस पकड़ में रहे हो। जाओ बस ये काम करो और अल्लाह से अपना हिस्सा वसूल करो। इतना कहकर इस दरवेश ने इन्हें जाने का इशारा किया तो दोनों वहां से चल पड़े। मोहल्ले के कुछ अहबाब की मदद से इन्होंने इस कमरे से सामान निकाला और मोहल्ले की जामिया मस्जिद के इमाम साहब की मौजूदगी में उस जगह की खुदाई की गई तो वाकई वहां से 3 कब्रों के आसार मिले। इमाम साहब ने इनके तख्ते उठाने से मना किया और फिर इनकी हदायत पर इन कब्रों को अच्छे से बना दिया गया। दरवेश की इस करामत ने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया और फिर वाकई जब कुछ ही माह के अंदर इस औरत को उम्मीद लगी तो पूरा गांव इस दरवेश के पास इकट्ठा हो गया। इस औरत के खावंद ने इस दरवेश से माजरत की। दरवेश को इन्होंने गांव में ठहरने की ऑफर दी, लेकिन इसने फौरन मुस्तरद कर दी। फिर गांव वालों ने कहा कि वो इसके लिए उसी जगह छोटा सा कमरा तैयार कर देते हैं, लेकिन फिर भी इसने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे कमरों की कोई जरूरत नहीं है, ये जमीन अल्लाह की है और मैं इसकी जमीन पर अपनी मलकियत नहीं जमा सकता, मुझे यहीं बैठना है। तब से उस दरवेश को वहीं बैठा देखा जाने लगा। जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता, लोग इसके पास आते, वो सबके लिए दुआएं करता और सबकी मुश्किलात अल्लाह बारी ताला हल फरमा देता। सीरत और इसकी सहेली जब वहां से गुजरने लगे तो ना चाहते हुए भी इन दोनों की निगाह इस दरवेश की तरफ गई तो इसने दोनों को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। ये अल्लाह का बहुत पहुंचा हुआ बंदा है, जरूर कोई खास बात है, चलो सुनते हैं, अगर ये नाराज हो गया तो कुछ भी हो सकता है। सीरत की दोस्त ने इसे मशवरा देते हुए कहा तो दोनों इस दरवेश की तरफ चल पड़ी। बुजुर्ग के पास पहुंचकर दोनों इसके सामने पंजों के बल बैठ गई। बाबा जान, आपने हमें बुलाया? सीरत ने इससे पूछा। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को सर से पांव तक हिलाकर रख देते हैं, दरवेश ने धीमे से लहजे में कहा। दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा, गोया इस दरवेश ने इसकी बात को पस पुश्त डाल दिया था, लेकिन तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, तकदीर के साथ लड़ा नहीं जा सकता। हालात रुख बदलने वाले हैं और इनकी बदलती करवट तुम्हारे लिए असियतनाक है। सब्र से काम लेना और अपना फैसला बड़ी अदालत में छोड़ देना। वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, रिश्वत नहीं देनी पड़ती, वहाँ सिर्फ हक की सुनी जाती है और ना हक को सजा दी जाती है। वो जात बहुत करीम और इंसाफ करने वाली है। वो अपनी सारी मखलूक से एक जैसे ही प्यार करने वाली जात है, चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, इसके मानने वाला हो या इसका इनकारी, वो दोनों को एक जैसी अहमियत देने वाली जात है, दोनों की एक जैसी दुआ सुनने वाली और इसे कबूल करने वाली जात है। वक्त आखिरत की तैयारी करो, वक्त नज़ा करीब है, शजरे अजल से तुम्हारे नाम का पत्ता गिर गया है, जाओ और इज्जत और ईमान से मरने की दुआ करो। दरवेश ने इतना कहकर दोनों को वहां से चले जाने का इशारा किया। दरवेश की बात ने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो दरवेश कहना क्या चाह रहा था। बेशक इसके कहे लफ्जों से वो अच्छी तरह से आशना हो गई थी। तुम उदास क्यों हो गई हो? सीरत ने हैरत से अपनी सहेली को देखते हुए कहा। मैं नहीं जानती ये क्या कहना चाहता है। इसकी सहेली ने मुकम्मल ला इल्मी का मुजाहरा करते हुए कहा, लगता है कि ये सठिया गया है। इसकी दोस्त ने ख्याल जाहिर किया, ना जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। डोंट वरी यार, इसकी सहेली ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, इसकी बातों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है।
दोनों बातें करती हुई घर की तरफ चल पड़ी। सीरत की दोस्त का घर पहले आता था, वो अपने घर चली गई और सीरत अपने घर जैसे ही इसने घर में कदम रखा तो इसकी सुतेली माँ ने खार जाने वाली आंखों से इसे घूरा। अब जान छोड़ भी दे स्कूल की, इसने नाक चढ़ाते हुए कहा, घर के काम काज क्या तेरा बाप करेगा? माँ तो तेरी पहले ही मर खप गई। मैं तेरी मुलाजमा तो नहीं हूँ कि तेरे लिए यहाँ डिशें तैयार करके रखूं। जा जल्दी से बैग उतार कर घर का काम कर। पता नहीं किसी यार से मिलने के बहाने स्कूल जाती है। कुत्ती खुद तो मर गई लेकिन इस मनहूस को मेरे गले डाल गई। इसके मुंह में जो आया बकती चली गई। इसने जब इसकी माँ को गाली दी तो सीरत से रहा न गया। कमीनी औरत अपनी जुबान संभाल के बात कर। सीरत ने बैग वहीं फेंका और गुस्से से फुनकारती हुई बोली, कुत्ती होगी तू, तेरा पूरा खानदान, ये घर मेरे बाप का है और तू इस घर में नुकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। समझ गई मेरी बात? और अपनी औकात से बाहर मत हो। इसका इतना कहना था कि साथ वाले कमरे में बैठा इसका सुतेला भाई तेजी से बाहर निकला और एक साथ कितने ही थप्पड़ इसके मुंह पर सीध किए। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरी माँ से बदतमीजी करे। इसने सीरत को बालों से पकड़कर इसे झंझोड़ते हुए कहा, अगर वो तेरा बाप है तो मेरा भी बाप है और याद रख इस घर में मेरी माँ नहीं बल्कि तू नुकरानी है। बाप की जायदाद के बेटे वारिस होते हैं, बेटियां नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। सीरत ने माही बे आप की तरह तड़पते हुए कहा, जुबान तराशी करती है। अब की बार इसकी सुतेली माँ बोली और अपनी जगह से उठकर आई और रही सही कसर इसने पूरी कर दी। मार खा खा के सीरत की हालत गैर हो गई। दोनों ने इसे कमरे में बंद कर दिया। इसकी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। इसके सुतेले भाई ने कहा, माँ तू जरा बाजार से सौदा सलफ लेके आ, मैं आज अपने दोस्तों की दावत करता हूँ। वैसे भी ये कौन सा मेरी सगी बहन है। इसके भाई ने बगैरती की इंतहा करते हुए कहा तो इसकी माँ ने रही सही कसर पूरी कर दी। ऐसा मजा चखाना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे, बड़ी बनती है मालकिन। इसकी माँ ने दांत पीसते हुए कहा, तू चिंता मत कर। इसका बेटा निचला होंठ दांतों तले दबाकर बोला। फौरन से भी पेशतर सीरत की सुतेली माँ वहाँ से 9-2-11 हो गई और ऐन उसी वक्त सीरत के सुतेले भाई ने अपने दोस्तों को कॉल करके फौरन घर पर बुलाया। फौरन ही इसके दोनों दोस्त वहाँ आन पहुँचे और जब इसने इन्हें सीरत के बारे में बताया तो वो फौरन इसके साथ इस कमरे में गए जहाँ सीरत जख्मों से चूर पड़ी कड़हा रही थी। अपने भाई के साथ 2 लफंगों को देखकर वो यकदम सीधी बैठ गई। इन तीनों की आंखों में इसने हवस को देख लिया था। जब तीनों इसकी तरफ बढ़े तो वो फौरन अपनी जगह खड़ी हो गई। भाई ये सब क्या है? सीरत ने खौफ से कांपती हुई आवाज में पूछा। अपनी जुबान से भाई का लफ्ज मत निकाल। तुझ जैसी को भला बहन कौन बनाता है? हुस्न की कली आज तुझे हम नस्ल का रख देंगे। सीरत का भाई बगैरती की इंतहा को छूते हुए बोला, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। सीरत ने फरियाद करते हुए कहा, लेकिन किसी ने इसकी एक ना सुनी। एक साथ तीनों इस पर भूखे बेड़ियों की तरह टूट पड़े और इसके कपड़ों को फाड़ डाला। इसके बाद इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहे और इसकी बेबसी पर कह के हाँकते रहे। बे यारों मददगार और बेबस मासूम कली ना जाने कब जिंदगी की बाजी हार गई। जब इन्हें इसकी मौत का पता लगा तो इनके हाथ पांव फूल गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।